ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं अगड़े की और पिछड़े की। और ये चर्चा क्यों? क्योंकि अब चुनाव सर पर है। जब चुनाव आते हैं शुरू हो जाता है एक झगड़ा। अगड़ा बनाम पिछड़ा, या पिछड़े को बनाएंगे अगड़ा। वो सब्ज बाग, वो सपना दिखाया जाता है पिछड़ों को। पहली बात तो अगर आप में, मुझ में, हम मानव में भी अगड़े और पिछड़े का भेद करने लगे, इससे बुरी स्थिति, सूरत हाल कुछ हो सकता है क्या? और देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, हम अभी भी अगड़े और पिछड़े की बात कर रहे हैं। और चुनाव आते ही संकल्प लिए जाते हैं, ताल ठोकी जाती है, वादा किया जाता है, जी आपके अच्छे दिन आ गए। वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, ऐसी बातें करते दिखाई देते हैं। बिहार में भी किया जा रहा है। कोई चुनाव हो, कहा जाता है, लेकिन होता क्या है? कहने को एक सामाजिक क्रांति जो आई इस देश में, अगस्त 1990 में मंडल आयोग लागू हुआ है। 1993 तक बाकायदा जमीन पर उतर गया था। 50% आरक्षण भी हो गई या हो गया। लेकिन पिछड़ा अब भी पिछड़ा क्यों है? बल्कि उल्टा हो गया है। अब अति पिछड़ा भी एक और श्रेणी बन गई है। पिछड़ों में भी अति पिछड़ा, और एक होड़ लग गई है। हर कोई ये कह रहा है मैं भी पिछड़ा, मैं भी पिछड़ा। पिछड़ा जो गाली थी अब तमगा बन गया है, और इसी के जरिए राजनीतिक फसल भी काटी जाती है क्या? कुछ मैं आपको आंकड़े दिखाने वाला हूं कार्यक्रम के दौरान, कि पिछड़ों को अगड़ा बनाने के नाम पर दरअसल क्या खेल किया जा रहा है? उन्हें बेवकूफ बनाया जाता है क्या? क्या दरअसल एक राजनीतिक स्वार्थ है, एक निहित स्वार्थ है कि पिछड़ा पिछड़ा रहेगा तभी तो हमारा वोट बैंक बनेगा। पिछड़े को अगड़ा बनने ही नहीं देना। उसकी वानगी आंकड़ों के जरिए आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन एक और खेल, समानांतर खेल भी चल रहा है क्या? वो है मंडल बनाम कमंडल, जो 90 के शुरुआती दशक में, शुरुआती सालों में 90 दशक के, वो मंडल बनाम कमंडल खेल चला था। मंडल आयोग लागू हुआ, जो पिछड़े लोग थे उनको सत्ता का सुख भी भोगने को मिला, आरक्षण भी मिलने लगा, सशक्तिकरण होने लगा क्या? और उसके खिलाफ एक कमंडल वाला मूवमेंट भी चला। 1992 में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। अब वो खेल दरअसल हिंदुत्व 80-20 का, हिंदू बनाम बाकी, हिंदुत्व सबसे बड़ा राजनीतिक विमर्श वो बन गया है। लेकिन हिंदुत्व में अगर जाति सर उठाने लगे, अगड़े पिछड़े का यही खेल है, तो क्या मंडल कमंडल पर भारी पड़ सकता है? यह खेल फिर से शुरू हो गया है क्या? तो सीधा सवाल में बात होगी चुनाव की। बिहार के चुनाव सर पर हैं, लेकिन मैं पूरे राजनीतिक विमर्श की बात कर रहा हूं। चुनाव जैसे ही आता है शुरू हो जाता है झगड़ा, अगड़ा बनाम पिछड़ा। यह विमर्श, इस पर चर्चा शुरू हो जाती है और सब हितैषी बन जाते हैं पिछड़ों के। ये कोई नहीं बताता, इतने साल हो गए आजादी मिले हुए, आज भी पिछड़े पिछड़े क्यों हैं? पिछड़ों में अब अति पिछड़े एक और जमात खड़ी हो गई है। ये संख्या लगातार बढ़ती क्यों जा रही है? ये आर्थिक असमानता, गरीबी और अमीरी के बीच फर्क, वो खाई लगातार बढ़ती क्यों जा रही है? नौकरी क्यों नहीं मिल रही है पिछड़ों को? और जो पद भी हैं वहां खाली क्यों पड़े रहते हैं? ये पूरी पोल पट्टी आज मैं खोलने वाला हूं। जो ये घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं पिछड़ों से वोट लेने के नाम पर, जो सहानुभूति जाहिर करने की कोशिश की जाती है, ये कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि कल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, 85 साल बाद हुई। बिहार की याद आई कांग्रेस को, और वहां पर राहुल गांधी के साथ तेजस्वी भी दिखे। बीच में मल्लिका अर्जुन खड़गे बैठे हुए थे, वो अलग बात है। और वहां पर अति पिछड़ों के लिए एक संकल्प भी लिया गया, 10 सूत्री न्याय संकल्प था। ये इंसाफ दिलाएंगे जी।
कि आरक्षण की सीमा 50% से आगे बढ़ा देंगे। पंचायत नगर निकाय में 20 की जगह 30% आरक्षण होगा। सभी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरक्षण होगा। नियुक्तियों में नॉट फाउंड सूटेबल व्यवस्था खत्म होगी। अति पिछड़ा वर्ग की सूची में सही प्रतिनिधित्व के लिए एक कमेटी बनेगी। आवासीय भूमिहीनों को शहर में 3 और गांव में 5 डेसिमल जमीन दी जाएगी। निजी शिक्षण संस्थान में दाखिले के लिए आरक्षण, 25 करोड़ तक के सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण, अत्याचार से छुटकारा देने के लिए कानून बनाएंगे और आरक्षण की देखरेख के लिए नियामक बनाएंगे। आमूल चूल परिवर्तन। अच्छे दिन आ गए भाई, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के। अति पिछड़े बिहार में 36% हैं और 27% पिछड़े, कुल मिलाकर 63%। ये कहां से आए? इनके अच्छे दिन आज तक क्यों नहीं आए? 1990 तक कांग्रेस की सरकार थी, फिर आरजेडी आई, 20 साल से नीतीश कुमार हैं, तो भी 63% पिछड़े हैं। और इसमें लगभग 19% जोड़ दीजिए, अनुसूचित जाति और जनजाति को भी जोड़ देंगे जो 2% है, तो ये आंकड़ा तो 84-85% को भी पार करता दिखाई देता है। मतलब बात आप समझ पा रहे हैं। और एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग ने जारी किया, जिसमें यह बताया गया कि 2019 से 21 के बीच बिहार में, 2015 से 16 का पहले आंकड़ा बता दूं, लगभग 52% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी, गरीब थी। ये चलिए आज की तारीख में 19-21 का ये आंकड़ा है 33.76%। हर 3 में से 1 आदमी गरीब है बिहार में। और हर कोई कह रहा है हम खैवनहार हैं, हमने नैया पार लगा दी। नीतीश कुमार कहते हैं अति पिछड़ों के लिए इतना काम किया, कल उन्हें याद आ गई, कल वो गिनाने लगे कि अति पिछड़ों के लिए कमाल का काम किया है। और यहां ये संकल्प जो ले रहे हैं कांग्रेस वाले, राहुल गांधी, कांग्रेस पर आरोप ये लग रहा है, संबित पात्रा आरोप लगा रहे हैं कि जिस पार्टी ने अपने ओबीसी अध्यक्ष यानी कि सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया, आजकल वो पिछड़ों की बात कर रहे हैं। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के, वो कह रहे हैं कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ों को 1977 में आरक्षण दिया था, तब कांग्रेस कहां थी? कांग्रेस ने मंडल कमीशन का विरोध किया। और राजीव रंजन मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो कह रहे हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये सिर्फ अति पिछड़ा को भड़काने का नया शगुफा है। लेकिन शगुफा दे कौन रहा है? अब थोड़ी पोल पट्टी खोलने की बारी आ जाती है। अरबपति देश में अच्छी खासी तादाद हो गई है आजकल अरबपतियों की। गरीबों की बात बाद में करते हैं। अरबपतियों में ओबीसी यानी कि जो पिछड़े थे उनकी भागीदारी 20% थी। भाई 100 अरबपति हैं, 20 पिछड़े भी थे 2014 में। 2022 में ये सिर्फ 9 रह गए, 9%। 100 में से 9, पहले 20 हुआ करते थे। और अरबपतियों में उच्च जाति की तथाकथित सवर्ण, मैं मानता ही नहीं इस शब्द को, हम सब बराबर हैं, क्या अगड़ा क्या पिछड़ा, ये सवर्ण है, एक सवर्ण है, एक पिछड़ा है, आपका मैला ढोएगा क्यों भाई? खैर वो अलग चर्चा है। अरबपतियों में ऊंची जाति की हिस्सेदारी 80% से बढ़कर 88.5% हो गई। और सबसे धनी अनुसूचित जनजाति के लोग, जाति के लोगों की, एससी की तादाद कितनी है? 2.6%, सिर्फ 2.6%। जनसंख्या के हिसाब से लगभग 44% कहते हैं कि ओबीसी हैं देश में, बिहार में 63 हैं। संपत्ति में हिस्सेदारी लगभग 34%। जो अनुसूचित जाति है
जनसंख्या में हिस्सेदारी लगभग 20%, संपत्ति देश की में हिस्सेदारी 8.4% और 9% अनुसूचित जनजाति हैं, 4% हिस्सेदारी। अब थोड़ा सा आंकड़ा और बढ़ाता हूं आपके लिए। नौकरियों की बड़ी बात हो रही है भाई, अच्छे दिन आ गए हैं, पिछड़े अति पिछड़े बराबरी में खड़े हैं। शिक्षा कितनी मिल रही है उसका एक अंदाजा शिक्षण संस्थानों से लग जाएगा। देश में कुल 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, केंद्रीय यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय। इसमें आरक्षित कैटेगरी में 7,153 पद हैं और खाली कितने हैं? 2630 लगभग 37% पद खाली हैं दर्शकों। 711 अनुसूचित जाति, 428 अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की 1491 पद खाली हैं, नॉट फाउंड सूटेबल। यह तमाशा चल रहा है। IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, 92 पद प्रोफेसर्स के, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, 53 STs यानी कि अनुसूचित जनजाति और OBC 164, ये पद खाली पड़े हुए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो आंकड़ा दिया, इसकी थोड़ी सी और डिटेलिंग कर दूं। असिस्टेंट प्रोफेसर 544, एसोसिएट प्रोफेसर 608, प्रोफेसर 339, पिछड़ी वर्ग के ये पद खाली पड़े हुए हैं। इसके बारे में कोई उफ भी नहीं करता और ना ही कोई आपको जानकारी देने की जहमत उठाता है। और अब बताया जा रहा है कि भाई हमने तो 65% आरक्षण भी करने की कोशिश की। बिहार के संदर्भ में यह जानकारी दे रहा हूं, जिससे पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। उस रोक पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। पर क्या कहा जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? अब युवाओं को 20 से 25 साल के जो बेरोजगार हैं उनको 1,000 रुपए दे देंगे, ये घूस दे दो कल। और उस पर कार्यक्रम भी करूंगा अलग से मैं। 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जाएंगे स्वरोजगार के लिए, कारोबार शुरू करेंगी, एंटरप्रेन्योर बन जाएंगी। 10,000 रुपए में कारोबार शुरू होता है? 10,000 रुपए, वादा तो 2 लाख रुपए का था। तो क्या अगड़े को उस पर झगड़ा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमें बना दो अगड़ा चुनाव में, बाकी आप रहो पिछड़ा? कड़वी बात क्या ये है, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, पिछड़ों पर झगड़ा, चुनाव में कौन अगड़ा? और फिर शुरू मंडल का खेल, कमंडल होगा फेल। बीजेपी चाह रही है हिंदू लामबंदी हो, विपक्ष क्या जातियों में बांटना चाह रहा है। आम आदमी का, पिछड़े का, अति पिछड़े का या अगड़े का भी इसमें कोई फायदा है क्या? सवाल यहां अटक जाता है। चर्चा में मेरे साथ अभय दुबे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। आज थोड़ी उल्टी गंगा बहा देता हूं चर्चा के लिए। मेरे साथ सौरभ मालवीय हैं बीजेपी की तरफ से, अनुप्रिया यादव जेडीयू की प्रवक्ता मेरे साथ हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कंचना यादव आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, AK वाजपेयी एनडीए के एक और अहम घटक एलजेपी रामविलास पासवान गुट के सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, वो भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। पप्पू यादव सांसद हैं पूर्णिया से, बेबाक राय रखते हैं, अपनी बातें कहते हैं, वो भी चर्चा में जुड़ेंगे। और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविकांत, प्रोफेसर रविकांत भी मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो रविकांत बाबू, चुनाव आए और पिछड़े अति पिछड़े याद आ गए। ये अभी भी आज तक पिछड़े और अब तो अति पिछड़ा भी एक वर्ग बन गया। ये पिछड़ा पिछड़ा ही क्यों है? संकल्प तो आप ऐसे ले रहे हैं जैसे देश आज ही आजाद हुआ है और पिछड़ों को भी आजाद करा देंगे, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी।
नहीं नहीं संदीप जी, हम भूले ही कब थे। आज़ादी के बाद से लेकर के और लगातार कांग्रेस पार्टी ने इस देश के दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और पिछड़ों के लिए जो प्रावधान किए, वहाँ से देश यहाँ तक पहुँचा है कि आज पिछड़े हों या अति पिछड़े, दलित हों या आदिवासी, वो अपनी बात को कह पा रहे हैं और अपने अधिकारों को लेकर के एसर्ट कर रहे हैं। जहां तक मुद्दा इस अच्छा, समय मंडल का है, आयोग तो आप लेकर आए बिहार थे, में या हमने मंडल आयोग को अपना दराज में संकल्प- डाल दिया था, वो धूल फांक रहा था पूरे 80 के दशक, वो तो वीपी सिंह लेकर आए। रिजर्वेशन के खिलाफ संसद में सबसे लंबा भाषण शायद राजीव गांधी ने ही दिया था। नहीं, निश्चित रूप से इन सब चीजों को हम स्वीकार करते हैं और राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों ओबीसी के सम्मेलन में इस बात को स्वीकार किया कि कुछ हमसे भूलें हुई हैं, लेकिन उन लोगों को भी याद किया जाए कि जब बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया और ओबीसी को आरक्षण मिला, तो बीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस लेने वाले कौन थे? मंडल के खिलाफ कमंडल की राजनीति करने वाले लोग कौन थे? सांप्रदायिक मुद्दे पैदा करके और देश को बांटने का काम करने वाले कौन थे? यही भारतीय जनता पार्टी थी। इनको कभी भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि इस देश का दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा कभी बगल में आपका कुर्सी पर भी बैठ सके, कभी खड़े होकर के आपके साथ चल सके। आज भी इस देश के कई ऐसे स्थान हैं जहां पर महिलाएं अपने हाथ में चप्पल लेकर के जाती हैं। इसी सामंती मानसिकता के खिलाफ ये जो हमारा संघर्ष है आजादी के बाद से लेकर के, वो संघर्ष जारी रहेगा। और जब तक इस देश में वो जो गांधी जी का सपना था कि अंतिम व्यक्ति के आंसुओं को पहुंचना, और जब तक ये नहीं होता तो है ये तब तक मतलब चुनावी संघर्ष मजबूरी है ना, लगातार जारी रहेगा। पिछड़े की बात आज करना हमने जरूरी है। अब याद आ रहे हैं कि भाई बात तो करनी पड़ेगी इनके बारे में। अति पिछड़ों का तो एक वोट बैंक नीतीश कुमार ने बना लिया। अगर हम बिहार की बात करें, सरकार का ही आंकड़ा है 63% तो पिछड़े और अति पिछड़े हैं। अगर 2/3 आबादी किसी राज्य की पिछड़े अति पिछड़ों में उस श्रेणी में आती हो तो किया क्या गया? 90 तक आपकी सरकार थी, फिर लालू भी आ गए, नीतीश भी 20 साल से हैं, ढाक के वही 3 पात। पिछड़े को पिछड़ा रहने दो। दरअसल ये आपका निहित स्वार्थ है। नहीं, देखिए, चुनावी राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मैं कुछ आपके सामने फैक्ट्स रख दूं। काका कालेलकर आयोग की जो सिफारिशें लागू नहीं हो सकी, जिस पर बार बार सवाल खड़ा किया जाता है, उन्हें शायद ये नहीं मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने तमाम राज्यों की सरकारों को पत्र लिखा था कि आप अपने स्तर पर आरक्षण लागू कर सकते हैं, ओबीसी का आरक्षण। और उसका जो प्रभाव था कि भोला पासवान शास्त्री जी बिहार में जब मुख्यमंत्री बने तो वो मुंगेरी लाल कमीशन लेकर के आए, और उसके बाद 12 और 8 अति पिछड़ों के लिए आरक्षण किसने किया? बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने किया ना। महाराष्ट्र में ओबीसी को आरक्षण मिला। तो ये नहीं था कि हमने कभी नहीं किया। हाँ, ये जरूर हुआ है कि बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसमें कहीं हम पीछे रहे, और इस बात को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आज अगर हम अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं तो बीजेपी को मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची क्यों लग रही है? वही सवाल मैं पूछता हूं। अगर आज हम अति पिछड़ों प्रोफेसर सौरभ मालवीय है, आपको मिर्ची क्यों लग रही है? पिछड़े और अति पिछड़े को न्याय मिलना चाहिए ना, इंसाफ मिलना चाहिए। आज भी वो पिछड़ा है, ये तो हकीकत है ना, इसमें तो कोई झूठ नहीं है। संदीप जी, राहुल गांधी का यह बयान बहुत ही हास्यास्पद है। क्या 60 साल तक देश को गिरवी रखे थे? मजाक बना के इन लोगों ने रखा था। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी में आरक्षण करते हैं? क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी में किसी ओबीसी दलित को सिंहासन देते हैं, कुर्सी देते हैं? क्या मजाक बना के रखे हैं देश के सामने? चुनाव जब भी आता है देश को राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है कांग्रेस का? एक मिनट, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है कांग्रेस का इस वक्त? दलित ही है ना शायद। अरे मेरी बात जरूर 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 परिवार से बाहर निकलना चाहिए। खड़गे साहब की बात जरा सा किनारे कर दीजिए। दबाव में, आपके दबाव में, संदीप चौधरी के सवालों के दबाव में यह इनको सिंहासन पर इस तरह के काम चलाना पड़ रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है?
सच्चाई आप भी जानते हैं, देश भी जानता है, पूरे देश की जनता को भी अच्छा, मालूम मंडल है। आयोग के तो आप रही बात समर्थन में थे। दूसरी, नहीं, आप जो इतना आज पूरा अच्छा, जोश में दिखाई दे रहे हैं प्रोफेसर साहब। देखिए मंडल आयोग के संदीप तो जी, आप आज समर्थन का में दिन- थे ना। आज- आपने आरक्षण की समीक्षा की बात 2015 में की। संदीप जी, कल मैंने आज- कार्यक्रम किया था, योगी आदित्यनाथ की ऑफिशियल साइट जो है उसमें एक लेख है, आरक्षण की आग में सुलगता देश, कि आरक्षण ये बिना बात एक बहाना बना रखा है, इससे देश का सही विकास नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ तो ये कह रहे हैं ना। तो मतलब अगर आदित्यनाथ जी पिछड़े का अति यह पिछड़े लेख को अक्षरशः का सत्य है। सशक्तिकरण किया जाएगा तो वो गलत हो रहा है। नहीं, वो क्या कह रहे हैं उसको समझने की जरूरत है संदीप जी। अच्छा। वो कह रहे हैं कि आज का दिन बड़ा पवित्र है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है, जिन्होंने कहा था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचनी चाहिए, आम जन के सपनों में पंख लगाना चाहिए, अंत्योदय को साकार करना भारतीय जनता पार्टी की सेवा का यही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को, हर आदमी को, हर जरूरतमंद को एम्स विकास में की मुख्य धारा में प्रोफेसर जोड़ा जाए, रेजिडेंट डॉक्टर इसलिए के सेवा लिए राजनीति करना है। आरक्षित पद कितने खाली हैं? एससी के लिए 250 पद एम्स में खाली हैं, एसटी 115, ओबीसी 350। नॉट फाउंड सूटेबल कर दिया जाता है। पिछड़े को उसका हक मिल कहां रहा है? मिल रहा है। 11 साल से तो आप है ना सरकार में। नहीं संदीप जी, आप भी जानते हैं। हाँ, मैं सरकारी तंत्र की एक बात बता दूं संदीप जी, आपने सवाल अच्छा किया है। रोस्टर फॉलो करना, रोस्टर के हिसाब उसके अनुपालन में नियुक्ति करना और उसकी पात्रता के अनुरूप भर्ती करना और फिर उस पद पर लाना, नहीं आता है तो एनएफएस कर सकते हैं, फिर उसके बाद लेके आएंगे। ये सरकारी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के सिस्टम में बदलाव लाया जा सकता है। उसके लिए क्या अनिवार्य आवश्यकता है उस पर बात हो सकती है, लेकिन विज्ञापन आना इस सरकार की पीठ थपथपाने वाली बात है। सरकार की मंशा अच्छी है तभी तो विज्ञापन दे रहा है, ये देखने की जरूरत है। दे रहा है, सवाल ये विज्ञापन है देकर कि आप कांग्रेस एहसान कर पार्टी रहे हैं। की जैसे जो- एक बहुत बड़ा एहसान आपने पिछड़ों पर किया, सरकार ताल ठोकती रहती है। बिल्कुल एहसान नहीं, सुनिए ना, बिल्कुल अरे एहसान सवाल नहीं। तो सुन लीजिए, सवाल तो सुनिए। बिल्कुल एक एहसान- आपने पिछड़ा आयोग बनाया, जी रोहिणी आयोग, तारीख अगर मुझे साल ध्यान है तो वो 2017 में बना। उसकी आज तक एक भी रपट, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। क्यों? तो किस लिए बनाया था पिछड़ा आयोग? उसकी फाइंडिंग क्या थी? उसने क्या पाया? पिछड़ों का हाल क्या है? संदीप जी क्या बताया? सरकार को जानकारी नहीं देते आप। देखिए सर, हाँ बिल्कुल सही सवाल है संदीप जी। आयोग संवैधानिक दर्जा प्राप्त संस्था होती है। अच्छा। आयोग का कार्य, आयोग की रिपोर्ट वह संबंधित अधिकारी और मंत्रालय को जाता है। अच्छा। उससे संबंधित जो अधिकारी होते हैं, या तो पीएमओ देश को बताने की जरूरत नहीं हो सकता है और संबंधित अधिकारी भी हो सकता सात है। बार यह एक्सटेंशन मिली जी नहीं, रोहिणी क्यों नहीं आयोग जरूरत है, को। लेकिन ये आवश्यक नहीं है। कुछ खबरें आई जो हमने चलाई तो सरकार को लगा ये तो पोल पट्टी खुल गई कि कितने प्रोफेसर्स की नौकरियां, वो कितने पद खाली पड़े हैं। एक भी प्रोफेसर पिछड़ी जाति का नहीं, ये दिखाया था, ये आया था, मैंने चलाई थी वो देखिए खबर, संदीप जी, और उसके बाद खबर ही दब गई। खबर अच्छी बात है, चलानी चाहिए। और अरे तो असली बात तो सामने आनी नहीं, चाहिए। खबर एक चलानी मिनट चाहिए। और बिल्कुल मेरे साथ पप्पू यादव भी जुड़ गए हैं, और पप्पू यादव पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब के लिए लड़ाई लगातार लड़ते रहते हैं। पप्पू यादव, अब राजनीतिक झगड़ा होने लगा है, अगड़ा पिछड़ा का पूरा खेल होने लगा है। ये घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं क्या? चुनाव आते ही पिछड़ों की याद आ जाती है सभी को। मैं सबको जोड़ रहा हूं इसमें। इस हमाम में मेरी निगाह में सब नंगे हैं। निगाह मेरा दृष्टि दोष तो नहीं हो गया है ना मुझे पप्पू? एक बात संदीप भाई, आप बहुत परिपक्व पत्रकार भी हैं, वरिष्ठतम सलाहकार भी हैं। जिन लोगों को आप बैठाए हुए हैं ना, इनको थोड़ा कहिए पढ़ने के लिए। ये कोई आज की बात नहीं है। छुआछूत से लेके ऊंच नीच से लेकर कंकर पत्थर, कान में, पेट में, झाड़ू, मनुवादी व्यवस्था, बुद्ध के खिलाफ एक संकल्प और एक ताकत की लड़ाई। महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले जब एजुकेशन को लेके कमज़ोरों के बीच में आगे बढ़े, तो आप अभी वो पिक्चर आई है कि किस तरीके से मनुवादी लोगों ने विरोध किया
कोई चीज़ छुपी नहीं है। पेरियार का संदर्भ, अंबेडकरवादी सोच, अंबेडकर का विरोध, या इन लोग के स्कूल में समाज के अंतिम गरीब व्यक्ति का एजुकेशन का नहीं होना। पप्पू भाई, ताली एक हाथ से तो बज और नहीं रही, हरिजन, सबकी सत्ता मेरी आई बात है। सुनिए ना सर। पिछड़ा पिछड़ा ही क्यों बना हुआ है आज भी? मेरी सवाल, बात तो मेरा सुनिए। मूल सवाल ये है। मेरी बात सुनिए ना। नहीं, आप डिबेट को दूसरा दिशा ले जा रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा, जो लोग आज बैठे हुए हैं और पिछड़े की बात करते हैं, इन लोगों का चरित्र क्या रहा है दुनिया में, विचारों के आधार पर इनके गुरु गोलवरकर से लेकर के पंडित दीनदयाल तक सबको पता है, इसीलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं कहना चाहूँगा कि प्रथम मुख्यमंत्री दलित, तमिलनाडु से लेकर सेकेंड मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी, और आज भी जो एसटी एससी मुख्यमंत्री हैं, आप उठा के देखिए कि कौन लोग हैं, कहाँ हैं, कौन बात रियल में कर्म के आधार पर बात कौन कर रहा है। विचार ही नहीं, आचरण किसका सही है, फिलॉसफी की बात नहीं है। नहीं, फिलोसफी की बात मैं करने आना लगे। चाहूंगा ये लोग आप थोड़ा छायावाद, आज छायावाद में ज्यादा मुझे दिख रहे हैं। हाँ। पप्पू भाई देखिए, सीधी बात ये है, पिछड़ों मेरी के बात अच्छे दिन आएंगे क्या, या मेरी सिर्फ बात तो चुनाव सुनिए में संदीप भाई। झुंझुना बजाएंगे सब नेता? नहीं, देखिए, जब कोई आयोग तो बनता ही है, आपको समझ में आती है संदीप भाई, ये आयोग योग सब कुछ पेंडिंग, जितनी कमिटियां बनती है, कमिटियां का कोई वैल्यू नहीं होता, वो सब कुछ डाल दिए जाते हैं। आपसे मैंने क्या कहा भैया, थोड़ा सा समझिए, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे इसके स्पीकर हो, चाहे जगजीवन बाबू हो, चाहे मीरा जी हो, चाहे कोई भी, आप उठा करके देखेंगे तो कांग्रेस ने भी कहीं कहीं भूल की है, जिसमें राहुल गांधी जी जो प्रेजेंट में जिस तरीके से लगातार भागीदारी, साझेदारी, हिस्सेदारी, जिसकी जितनी जनसंख्या, आप राहुल गांधी का एक कैरेक्टर देखो, वह एक बार किसी बात को बोलता है तो क्या उससे वो डिफर होता है? सीधा सीधा मंडल कमंडल की नेताओं लड़ाई का नहीं की कैरेक्टर जा रही देखो क्या? कि गिरगिट की वही तरह। काठ की हांडी चढ़ाई जा रही है जो 2024 के मेरी लोकसभा बात तो चुनाव में सुनिए। किया। सुनिए ना, कि एक मेरी- तरफ मेरी हिंदू बात रामबंदी ना संदीप हो भाई, तो संदीप भाई, जाति में बांट दो, आप ये संदीप काम भाई। कर रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए संदीप भाई, जी जी बोलिए। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ये लगातार राहुल गांधी जी का जो जाति जनगणना है या 50 क्रॉस आरक्षण है, जब आप 10% आरक्षण हम ऊंची जात के गरीब को दे रहे हैं और वो उनका अधिकार बनता है, हम उसके पक्ष में हैं, तो राहुल गांधी जी का स्पष्ट है और हम लोग का भी, कि हम लोग उन वर्ग को भी जिसकी जितनी जनसंख्या है उस आधार पर शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आधार को ध्यान में रखते हुए उनका आरक्षण के नहीं, बैरियर पर को इसमें बढ़ा, हाथी के दांत खाने के उनको और हम मौका दिखाने के दें। और हैं क्या? सम्बित एक पात्रा, इकोनॉमी, वो आपके ही सहयोगी हैं लोकसभा नहीं, में, मेरी वो बात तो कह तो- रहे हैं कि सर- वो ओबीसी अध्यक्ष थे, सीताराम केसरी बाथरूम में बंद कर दिया था। मेरी बात तो सुनिए, हमें तो एक बात समझ में नहीं आती है कि मैंने आपको शुरू से लेकर के आज तक, और बिल्कुल गांधी कौन थे, आप गांधी जी से लेकर के आज तक का इतिहास उठा करके देखोगे तो उसमें सबसे ज्यादा सामाजिक आधार पर हमला और मनुवादी व्यवस्था का विचार, और इन लोगों की बुक्स, किताबें, क्या लिखा है समाज के एसटी एससी गरीब 11 करोड़ 60 लाख के लगभग इस कंट्री में एसटी हैं। भगवान बिरसा मुंडा के हिस्ट्री से लेकर के अभी तक शिबू सोरेन जी या अन्य लोग जो लगातार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर हैं, इन्होंने तो दो मुख्यमंत्री को, आदिवासी मुख्यमंत्री को नहीं, जेल ये में तो ठूस ये दिया। कहते हैं प्रधानमंत्री को इन्हें पिछड़ी जाति आदिवासी से आते दलितों से क्या लेना हैं, देना? 29 मंत्री बना दिए पिछड़ी जाति से। भैया कब 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 मंत्री, कब मुख्यमंत्री, कब ये प्रधानमंत्री जी अपना
पूरा का पूरा बैकवर्ड में कब आए, जाति का पता इनको कब चला? आप उठा के देखिए कब ये अपने को बैकवर्ड में लाए। अब वो छोड़िए, मैं इनके किसी आलोचना में नहीं जाऊंगा। मैं आपसे यह कहना मतलब चाह रहा सही हूं नियत से आप ही काम कि कर रहे हैं। कर्पूरी बहुत बहुत जी की शुक्रिया सरकार पप्पू को यादव, किसने- आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। लेकिन अनुप्रिया यादव, ये अगड़े पिछड़े की लड़ाई, इसमें आरक्षण भी आ गया तो चिंता किसकी बढ़ रही है? संदीप जी, कल कांग्रेस की जो पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो प्रेम नजर आया, वह पता नहीं 90 जब से आजादी भारत को मिली तब से अब तक क्यों नहीं जागा था, ये मुझे नहीं पता। दूसरी बात, जहां जिन राज्यों में इनकी सरकार है, क्या वहां के अति पिछड़ा अलग है और बिहार के अति पिछड़ा इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस अपने ही राजनीतिक, जिस तरह की उनकी राजनीतिक भूमि रही है, उसी के विरोध में आज राजनीति कर रही है। और जब इनको मौका मिला देश में पिछड़ों अति पिछड़ों की शक्ति को बढ़ाने के लिए, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे उनकी कई तरह की शैक्षणिक मजबूती के लिए, तब विरोध किया। और इतिहास गवाह है। मैं उस इतिहास के पन्ने को खोलने का कोई प्रयास नहीं करूंगी कि पूरा देश जानता है किस तरह से इतिहास की अति जगह पिछड़ा थोड़ा और पिछड़ा। वर्तमान में भी आ जाए। आपने कितना पिछड़ों को, अति पिछड़ों को मजबूत किया, कितने पिछड़े अगड़े बन गए? बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, क्योंकि वर्तमान की राजनीतिक और वर्तमान में बदले हुए परिदृश्य पर ही बात की तो अच्छी रहेगी। बिहार में नीतीश कुमार जी ने 2005 में जब बिहार का कमान संभाला था, उन्होंने 2006 में अति पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की और 2005 से 6 में जो अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो हमारी राशि आवंटन थी वो थी 40.05 करोड़ की, और वर्तमान में वो राशि जो है वो 2112.45 करोड़ की। इतना मतलब पैसा 50 बांट दिया गुना। अनुप्रिया। हाँ, आपने 50 नहीं, गुना नहीं, पैसा नहीं। बांट दिया, तो नहीं, भी गलत 2015-16 संदीप में 51.89% बहुआयामी गरीबी सूचकांक में गरीब थे बिहार के लोग। आज भी 3 में से 1 व्यक्ति गरीब है और 2/3 जनसंख्या आपकी पिछड़ा और अति पिछड़ा है। गलत आंकड़े बहुत तो नहीं सम्मान बता के रहा साथ हूं। में नहीं संदीप जी, मैं आपके सारे सवालों को बहुत सम्मान पूर्वक जवाब दूंगी। ये 20 साल के शासनकाल ही है जिसमें अति पिछड़ा आने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो 10वीं की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, जिनको आपने कहा राशि बांटी नहीं संदीप जी, अगर आप उस राशि को बांटने को, अगर हमारी मंशा ये है कि हर एक परिवार का बच्चा शिक्षित हो, वो किसी वर्ग का हो, शिक्षित को सिर्फ नौकरी ये भी नहीं कि चाहिए। अगर उसको बिल्कुल घूस ही तो नौकरी दे है। रहे हैं। अब 1,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। 20 से 25 साल 1,000 के आपने युवाओं गलत को कर दिया। 1,000 रुपए देंगे, वो घूस ही तो है, और क्या है? नहीं संदीप जी, मुझे लगता है कि आप अगर किसी व्यक्ति को और किसी विद्यार्थी को प्रोत्साहन राशि को घूस कहते हैं तो थोड़ा 1,000 रुपए में प्रदेश आप भी को छात्रा समझिएगा। रही हैं अनुप्रिया, 10,000 आपने भी छात्र जीवन जिया है। मैं जितने छात्रों से बात करता हूं बिहार वालों से, वो कहते हैं सर एक कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए साल में 2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। आप कुल जमा 1,000 रुपए, एक महीना 12,000 रुपए थमा रहे हैं कि हो गया जी काम आपका, चलाओ जिंदगी। संदीप जी, आपने मेरे छात्र जीवन की अगर याद दिलाई तो यह मैं नीतीश कुमार जी के शासनकाल में ही मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट की है, और उन्हीं के शासनकाल में केजी से पीजी की जो पढ़ाई सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में फ्री है, उसी से मैंने कई ऐसी डिग्री हासिल की और पटना विश्वविद्यालय में पढ़ करके। तो बिहार की महिलाएं और युवा, मैं फिर महिला की तो मैं बात ही नहीं आज करूंगी, अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले जो विद्यार्थी हैं, कितने उनको पिछड़े अगड़े बने, 10,000 कितने से लेके अति 15,000 पिछड़े अगड़े बने? ये ये आपकी तो रिपोर्ट बता रही है। 63% आंकड़ा, आप इसकी ताल ठोक रहे हैं। अरे हमारे यहाँ 63% पिछड़े अति पिछड़े हैं। अच्छा, ये ताल जनसंख्या ठोकने की बात होती है ना, या शर्मिंदगी होनी चाहिए इस बात पर? संख्या को नहीं संदीप जी, अब आप जाति आधारित गणना को, आप इस रिपोर्ट को कहीं हम ताल नहीं ठोके, ये तो मैं निश्चित तौर पर जो आंकड़े वो बता रहे हैं, लेकिन उनकी शैक्षणिक और उनके पारिवारिक जिस तरह से हमने मजबूती की है, और देखिए हमारे यहाँ हमारे नेता प्रति का व्यक्ति साफ आय में इंसाफ है। सबसे निचले पायदान पर है बिहार। फिर बताइएगा ठीक है। गलत जानकारी दे रहा हूं तो। मैं तो फिर कह रही हूँ, आपके सारे आंकड़े वो नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जिस तरह से जाति आधारित गणना की है, उसी रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, और हमारी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में, कांग्रेस की तरह हम रिपोर्ट को छुपाते नहीं है, और उस रिपोर्ट के आधार पर हमने आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का ही प्रयास किया, और आज सुप्रीम कोर्ट में वो मामला है जिस आप कारण ही से का हमने अपने सरकार का आंकड़ा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो
उसके मुताबिक बिहार में 65.37% लोगों के पास ढंग का घर ही नहीं है। सरकार का आंकड़ा है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के डबल इंजन सरकार बनने से यहाँ गरीबों को आवास भी मिल रहा है, लोगों को नौकरी भी मिल रही है। मिल रही है, 65% को तो नहीं मिल रही है। नहीं, फिर संदीप जी आप सवाल ही पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, या तो आप सवाल पूछे या तो जवाब सुनिए, दोनों साथ में होगा ना, एक ही चीज नहीं होगा। मैं फिर कह रही हूं कि हमारी लगातार, और अगर हमारे यहाँ पे हमारे राज्य में अति पिछड़े और दलित लोगों की अगर स्थिति मजबूत नहीं होती तो फिर शिक्षा में जो व्यवस्था है, जो आंकड़े है, वो यह साफ दर्शाता है कि जो स्थिति लालू राज्य में शासनकाल में थी वह अब बदली हुई तस्वीर। वो हर दूसरे दिन पटना में प्रदर्शन होते हैं, लाठीचार्ज होता है, डंडे चलते हैं, छात्रों पर टीयर गैस के गोले छोड़े जाते हैं। के छात्र होते हैं सभी या वर्ग किसी के एक वर्ग के, सभी एक वर्ग और का रहा नहीं। कि पर एक मिनट, दरअसल संदीप जी, सरकारी नौकरी हम तो लोगों ने- पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए ज्यादा बेहतर जरिया होता है ना, सोशल मूवमेंट के लिए, मोबिलिटी के लिए। संदीप जी, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि आरक्षण की सीमा किस लिए बढ़ाई गई है, और मुख्यमंत्री जी ने किस लिए सोचा है कि जो जिसको 12% मिलता है उसको 20% की जरूरत तो है। मतलब आप जो प्रयास हैं जो पहले नहीं किए गए वो प्रयास किए जा रहे हैं। कंचना यादव पहले तो भूल ही गई थी सरकारें पिछड़े अति पिछड़ों के बारे में, अब काम कर रहे हैं तो आपको वोट बैंक अपना साधना है तो कहीं ना कहीं आप मंडल कार्ड खेलते दिखाई दे रहे हैं। देखिए संदीप जी, मैं तो सबसे पहले सौरभ मालवीय जी को जवाब देना चाहती हूँ, एक अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी। ये आपने जो बताया ओबीसी एससी एसटी का रिक्त जो पद, ये क्या कह रहे हैं, रोस्टर फॉलो हो रहा है। और हकीकत और कड़वी हकीकत ये है ना संदीप जी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय हो या जेएनयू जैसे हो, यहाँ पर रोस्टर फॉलो नहीं हो रहा है, संघ से आया हुआ एजेंडा फॉलो हो रहा है। कोई ओबीसी एससी एसटी का बच्चा है, अगर वो पीएचडी कर ले, अगर वो पोस्ट डॉक कर ले बाहर जाकर और आता है अप्लाई करता है, न तब भी उसको नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया जाता है। ये कड़वी हकीकत है। लेकिन अगर कोई एमए और एमएससी करके बस आया हुआ है और संघ से जुड़ा हुआ है तो उसको डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट कर दिया जाता है। ये गलत बिल्कुल नहीं है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, लोगों ने इस पर आवाज उठाई है। और नहीं, संघ के कहने पर अपॉइंटमेंट हो रही है तो वो पिछड़ों को कर देंगे ना, पिछड़ों के पद भर देंगे, वो खाली क्यों पड़े? नहीं, खाली पड़े हैं ना, क्योंकि पिछड़ों के पद भर नहीं रहे हैं, एनएफएस कर दे रहे हैं। और सिस्टम, वही मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे सिस्टमैटिक तरीके से होता है, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी करनी है, लेकिन सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को किसी को नहीं पढ़ाना है, इसलिए सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और निजी स्कूल खुल रहे हैं। पहला लेवल। और दूसरा लेवल क्या है कि जैसे ही इंटरव्यू के लिए, पीएचडी इंटरव्यू के लिए आता है, 100 नंबर में से 2 4 6 नंबर देकर पिछड़े समाज के बच्चों को, दलित समाज के बच्चों को हटा दिया जाता है। तीसरा लेवल है कि नॉन फाउंड सुटेबल कर दिया जाता है। इस तरीके से 2/3 आबादी पिछड़ा अति पिछड़ा क्यों है? 15 साल तो आपका भी राज था और आप तो दरअसल पिछड़ों की आवाज बनकर आए थे, सामाजिक क्रांति लाने वाले थे। क्या हुआ? परिवार की संपत्ति बढ़ गई, पिछड़े अति पिछड़े का हाल वही रह गया। कंचना, नहीं संदीप जी, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ऐसे गलत बोल रहे हैं कि लालू जी पहली बार पावर में आए थे तो उनको अफसर कोई पिछड़ा समाज से अपॉइंट करने को नहीं मिलता था। अफसर शाही में जो अफसर बैठे हुए थे ना, सब ब्यूरोक्रेसी में सब सामंती लोग बैठे हुए थे, काम भी नहीं करते थे। बहुत मुश्किल हमने उपजाऊ जमीन पैदा की 15 साल में, तब जाकर नीतीश कुमार जी 20 साल उस पर फसल उगाए हैं। ये हकीकत है। जो यूनिवर्सिटी के बोर्ड होते थे ना, उसमें भी ओबीसी नहीं होते थे, न बोर्ड ऑफ चेयर्स होते थे, न कमीशन में ओबीसी होते थे। ये सब लालू जी किए हैं। और 29,500,000 परिवारों को लगभग, उसमें मोस्टली दलित थे, लालू जी ने उनको भूमि अधिग्रहित करके उनको भूमि दिलाई। बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। भूमि के नाम पर नौकरी भी दिलाई, भूमि अपने नाम करा ली। ये आप ये चलाते रहिए, ये तो चलता चलाते रहता रहिए, है। अदालत में साबित हुआ है। नहीं, ये कोर्ट में साबित हुआ है और अभी आगे हम कोर्ट में और भी लड़ेंगे। बहुत सारे केसेस पलट भी गए हैं संदीप जी, तो हमें इस पे बहस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन सबको दिखा है। और मंडल कमीशन परिवर्तन हो रहा है तो पिछड़ा पिछड़ा क्यों है? और अति पिछड़े जुड़ गए और लोग कह रहे हैं हम भी पिछड़े हैं। भाई दुर्भाग्य है ये देश के हमारे कि 35 साल हो गए मंडल कमीशन लागू हुए और यूपीए सरकार में जो सेकंड रिकमेंडेशन लागू हुआ था उसके अलावा मंडल कमीशन का एक भी रिकमेंडेशन लागू नहीं हुआ। दुर्भाग्य है कि जातिगत सर्वे पहले हो जाता, दुर्भाग्य, तो ये आपने ये वैलिड पॉइंट उठाया है क्या? AK वाजपेयी दुर्भाग्य है देश का 35 साल होने को आए, मंडल आयोग लागू हुआ, लागू करने में आपके नेता स्वर्गवासी रामविलास पासवान का भी बड़ा हाथ था और आज भी हम लड़ रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं पिछड़े अति पिछड़ों को लेकर।
संदीप जी, समाजवादी विचारधारा ही का बेस फाउंडेशन ही यही है कि जो अंतिम आदमी है, जो लास्ट पंक्ति में खड़ा है, उसको ऊपर लाए, उसका उत्थान करें। कहाँ आ रहा है ऊपर? उसको वहीं लेकिन पे खड़ा कांग्रेस कर को दिया। क्यों ध्यान आ गया ये समझ। कांग्रेस, अरे कांग्रेस को कब नहीं तक नहीं, बहुत कोसोगे? ऊपर आया, अभी गिना रहा हूँ 11 साल पहले आपको दे दिए, अतीत और का किसको? ज्ञान देने लग जाते अरे हैं। कांग्रेस भाई, को- अटका हुआ रिकॉर्ड है क्या? 11 साल की वर्तमान अरे की अपनी यार, उपलब्धियां भी गिनवा दो ना सर। संदीप जी कभी सुनो तो सही। संदीप हिस्ट्री जी बहुत पढ़ ली। अच्छा बोल, सुन लिया करो थोड़ा बहुत। हाँ सुनते ही नहीं हो आप, तो सुनना ही नहीं चाहते। हाँ। सुनोगे तो फिर जवाब मिलेगा ना आपको। हम ये कह रहे हैं कि एसआईआर भूल गए अब ये। अब इन्होंने कहा कि एसआईआर तो चलेगा नहीं, तो क्या करें? तो रिजर्वेशन पे आ गए, जाति पे आ गए, पिछड़ों पे आ गए। कौन लाया था मंडल कमीशन? पूछो जरा कांग्रेस से, मंडल कमीशन कौन लेके आया? हम लोग लेके आए थे। वो भी स्वर्गीय मजबूरी में रामविलास आया था। पासवान अब जी अगर मैं लेबर सारी वेलफेयर पोल पट्टी मिनिस्टर खोलने थे, लगूं, वीपी वो भी सिंह मजबूरी प्रधानमंत्री। में आया था। वीपी सिंह की राजनीतिक मजबूरी की हो गई मजबूरी? थी, गद्दी बचानी थी। अरे आप कांग्रेस जानते हैं, तो मैं नहीं भी जानता लाई। हूं। हाँ वो ठीक है। अरे क्या मैं क्या कह रहा हूँ, हम लेके आए नंबर 1। ये भारत रत्न किसको दिया? बाबा साहब को रत्न दिया, भारत बीजेपी रत्न उस दिया समय इन्होंने। समर्थन कर रही थी, क्या कर रही थी? पार्लियामेंट मंडल में आयोग तेल का। चित्र अच्छा तक ये नहीं लगाया खुलासा था। भी कर दीजिए ना। अरे बीजेपी यार, समर्थन कर रही थी हम क्या? तो अपनी बात कर रहे हैं, हम समाज की बात कर रहे हैं। अच्छा। अरे भाई, हम अपने समाज की बात कर रहे हैं। अपने समाज की चिंता सबसे ज्यादा हमको है, और जब से हम सरकार में हैं अपने समाज के लिए काम करते हैं। उसी की बदौलत हमारा समाज धीरे धीरे उठ रहा है। ये नहीं कि पीछे जा रहा है, उठ रहा है। महिलाओं को रिजर्वेशन किसने दिया? बिहार सरकार ने दिया, नहीं दिया? 65% नौकरी रिजर्वेशन किसने कितनी बनाया? मिली है? सारे पद खाली पड़े हुए नीतीश की हैं। सरकार ने बनाया। अरे भाई, ये ओबीसी के पास 2014 में अरबपतियों लखपति में, दीदी कितनी बनाई? खरबपतियों में, अच्छा, एक सेकंड। ओबीसी अगर 100 खरबपति देश में थे तो 20 ओबीसी होते थे। अब वो गिरकर 9 रह गए। अरे बिहार पे कन्फाइन कर रहे हैं। बिहार में 15 लाख लखपति दीदी किसने बनाई? हमने अच्छा, बनाई। अच्छा। उनके सरकार एक साल की इनकम जो है 1.5-2 लाख रुपए महीने है। महिलाओं को, जो बच्चे स्कूल जाती हैं लड़कियां, उसको महीने साइकिल की किसने 1-2 लाख दी? रुपए। देखो ये हमें महीने की बताएं, 1-2 ये लाख कांग्रेस रुपए वाले प्रति व्यक्ति आय में सबसे गरीब राज्य है। नहीं नहीं, बिहार। साल भर की अरे साल भर की संदीप जी, साल भर की 12 Gross से 96 income होता है। उनकी जो लखपति दीदी है, 8.5 1 लाख 1.5 लाख। देखिए सुनने में कितना Yes। अच्छा लगता है। देखिए ये भद्दा मजाक तो नहीं कर रहे। सुनने में लखपति दीदी, क्यों? अरे लाख रुपए, किस लाख लिए? रुपए कितने होते हैं? सुन लीजिए ना, गणित ये बता रिकॉर्ड देता है। हूं। अरे सुन लीजिए ना प्लीज सर। अरे भाई, 12 अरे सुन तो लीजिए भाई, सुन लीजिए। सुनाओ। 12×8 = 96, 8,500 रुपए महीने में आप कह रहे हैं लखपति हो गए जी। कमाल कर दिया, आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जिंदगी में। अरे भाई अरे नहीं, हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं हम प्रयास कर रहे नहीं, हैं, अभी और लखपति प्रयास दीदी की हमारे बताने लगे जेन्युइन थे, है। कल जीविका प्रयास दीदी को लगातार जारी है। 10,000 रुपए भी दे देंगे, लेकिन एक सेकंड मनोज काका, पिछड़ा ही रहेगा। बांट भी देंगे, सब कुछ खजाना भी खोल देंगे, पर पिछड़ा ही है। रखना ही है ना उसे पिछड़ा। हाँ, ये बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है। एक बच्चालाल उन्मेष की एक कविता है कि कौन जात हो भाई, दलित हैं साहब। नहीं मतलब किसमें आते हो? मतलब किसमें आते हो? आता हूं साहब आपकी गाली में आता हूं, बाहर की हुई थाली में आता हूं, गंदी नाली में आता हूं। नहीं, मुझे लगा किसमें आते हो? हिंदू में आते हो? हाँ आता हूं ना साहब चुनाव में। तो ये चुनाव है पिछड़ा को पिछड़ा बनाने के, और पिछड़ा और दलित को अनगिनत जो पाबंदियां हैं, जो विलुप्त पाबंदियां हैं, जिनका कहीं जिक्र नहीं है, वो किसने लगाई है? पिछड़ों पर और दलितों पर सामाजिक पाबंदियां किसने लगाई है? और सारे प्रोफेसर साहब ने सारे प्रश्नों का बहुत उत्तेजना और उन्माद के साथ जवाब दिया। उन्होंने नहीं बताया कि उनका आदर्श संगठन आरएसएस है, उसका सर संघचालक 1925 से आज 2025 चल रहा है, एक भी दलित पिछड़ा क्यों नहीं बना? उसका तो सिर्फ एक ब्राह्मण, वो भी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जाति के बने। उन्होंने इसका जवाब क्यों नहीं दिया कि जो सरकार पिछड़ों और दलितों के उत्थान की बात करती है, जब इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ तो कमंडल लेकर पिछड़ों के का आडवाणी उत्थान जी क्यों कहाँ निकल किया? गए? आप लोगों ने भी परिवार का उत्थान कर लिया, पिछड़े वहीं के वहीं रह गए। पिछड़े वही के वहीं तो नहीं रह गए, बहुत आगे आए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। समाजवादी पार्टी के आगे अगर आए होते तो पीडीए का नारा थोड़ा बुलंद कर रहे होते, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। ये तो आपकी चुनावी रणनीति हो गई है। आप समाज को बांटना चाहते हैं, जातियों में बटे रहे, पिछड़ा रहे।
ये क्यों ना मानूं मैं मनोज काका? ये आपको हर तरह के मानने की और हर तरह के विश्लेषण करने की स्वतंत्रता पीडीए की अवधारणा इसलिए है कि आखिर क्या कारण है कि आज देश के आपने जो 56 विश्वविद्यालय बताया उसमें क्यों नहीं पिछड़े और दलित वर्ग के मयंक एक भी द्विवेदी हैं हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं जाति को सिर्फ पॉलिटिकल टूल बना दिया गया है, वोट दो आरक्षण लो, और आरक्षण भी कहां, वो कोर्ट रोक देता है आरक्षण को। नहीं, कोर्ट रोक देता है, नहीं रोक, कोर्ट तो हमेशा, कोर्ट में भी किसके लोग हैं ये कौन नहीं जानता है। कोर्ट में भी जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है सिर्फ 2 ही संस्तुतियां लागू हैं, उसमें तो यह भी बात करी गई है कि हमारी संवैधानिक संस्थाओं में, हमारी न्यायपालिका में जब तक पिछड़ों और दलितों का समुचित उनके संख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक भी उनके हकों की बात नहीं की जाएगी। और ऐसा अनेकों बार देखने में बना है। इस देश में जो आरक्षण की व्यवस्था थी वो सामाजिक आधार पर थी, सामाजिक भेदभाव के आधार पर थी। आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण दे दिया गया तो सिर्फ वो सवर्ण को ही क्यों 10% दिया गया? अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण है तो और वर्गों को क्यों नहीं है? तो इंदिरा साहनी की जो रिपोर्ट थी कि पिछड़ों को किसी को भी आरक्षण सिर्फ 50% दिया जा सकता है, तो वो तो टूट गया। और हमारे नेता अखिलेश जी ने तो कहा है इस देश के सदन से लेकर सड़क तक पर भी कि अब पिछड़ों के आरक्षण का दायरा हटे, जब आपने अगड़ों को 10% यहाँ पर अबे तुम्हें ध्यान है, आपको कुछ जानकारियां आई थी जी रोहिणी आयोग की, और फिर यकायक वो खत्म हो गई, मीडिया भी भूल गया कि आयोग बना था। अरे उसने पाया क्या, ये तो बताइए। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जब सरकार को दी गई, सरकार ने आज तक उसको सार्वजनिक नहीं किया। उसके ऊपर क्या कदम उठाए इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। तक बात छोड़ दी, वो आयोग की रिपोर्ट, जो मेरी जानकारी अगर गलत है तो वो तो राष्ट्रपति को जाएगी ना। मेरा कहना है कि जो प्रक्रिया थी उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की और उसके ऊपर बहस करने की, उसको लागू करने की, उसके बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। सब कुछ बस संभावनाओं के घेरे में ही चल रहा है। क्यों को क्या बोले जब जनता खुद ही जाति पर वोट करती है, ना कि असल मुद्दों पर। हम भी तो जाति में बटे रहते हैं, और चुनाव के टाइम हम भी कहते हैं अरे हमें याद करो हमारी जाति ये है, हमारी जाति के लिए क्या करोगे। देखिए, जाति तो समाज की बुनियादी हकीकत है, उसके आधार पर पूरा समाज रचा गया है। इस हकीकत से हम लोग भाग नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए हम लोग ये भूल जाएं कि राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने या किसने ये संकल्प पत्र पेश किया था। उस संकल्प पत्र की जो 10 बिंदु हैं उनको देखा जाए। क्या भारत में पहले कभी ऐसा हुआ है? मुझे इतने साथी हमारे बैठे हुए हैं, सभी योग्य हैं, राजनीति को समझते हैं। क्या कभी ऐसा पहले हुआ है कि जो दलितों को जो अधिकार प्राप्त हैं भारत में संविधान सम्मत, उनमें से कुछ अधिकार अति पिछड़ों को देने का प्रस्ताव उसके अंदर है? पिछड़ों को भी, हाँ, ये बात आपकी वाजिब पॉइंट किसी ने नहीं किया आज तक। अनुसूचित जाति को मिल जाए पर पिछड़ों के लिए नहीं, वहां पर थोड़ा सा हम सब लोग ये जानते हैं कि जो अति पिछड़े हैं उनके साथ केवल छुआछूत नहीं होता, बाकी उनकी स्थिति दलितों ऐसी ही है। नहीं, वो तो संजय निषाद तो इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि निषाद तो अनुसूचित जाति से भी बदतर हालत में और हमें पिछड़ा बना रखा है। वो जिस पार्टी के साथ गठजोड़ किए हुए हैं, समस्या वहां पे है, बाकी उनकी बात ठीक है। मेरा कहना यह है कि जो संकल्प पत्र पेश किया गया, ये अपने आप में बिल्कुल नई चीज है। नीतीश कुमार इसका महत्व समझते हैं, इसलिए जिस दिन ये संकल्प पत्र पेश होना था, उन्होंने बिहार में पूरे अखबार में विज्ञापन निकलवाया और कहा कि हमने अति पिछड़ों के लिए क्या क्या किया है। अति पिछड़ा उनका वोट बैंक है ना। हाँ, उनको लग रहा है मुसलमान तो इस बार छिटक जाएगा, अति पिछड़ा ना छिटक जाए। 36% बिहार में है, दूसरे राज्यों में भी उसकी अच्छी खासी उपस्थिति है। राहुल गांधी की ये 2 बातें मैं आपके सामने रखूंगा। पहली तो ये है कि एक तो उन्होंने सैद्धांतिक रूप से जो काम किया है वो बिल्कुल ठीक है, कोई सैद्धांतिक रूप से इसको गलत नहीं कह सकता। दूसरी बात है, उन्होंने व्यवहारिक राजनीति पर भी दृष्टि रखी। पर इसमें उनका अतीत जुड़ जाता है ना कि पहले आपने क्यों नहीं किया, आप क्यों याद आई? लोग इतिहास के आधार पर वोट नहीं देते। अगर लोग इतिहास के आधार पर वोट दे रहे होते तो आज बीजेपी की ये बात कौन मानता कि संविधान ही उनका धर्मशास्त्र है? वो तो हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजर में क्या छपा था जब संविधान पास हुआ था। तो इतिहास के आधार पर कोई भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय आंदोलन में, संघ का राष्ट्रीय आंदोलन में कोई भूमिका नहीं है। मंडल बनाम कमंडल का भी खेल हो रहा है क्या कि हिंदू लामबंदी बीजेपी चाहती, वो चाहती है जाति बड़ा मुद्दा ना बने,
विपक्ष कह रहा है जाति का हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं केवल एक बात छोटी सी आपके सामने रखूंगा कि देश में जितने भी पॉलिटिसाइज कम्युनिटीज हैं, राजनीतिक समाज हैं, सब कहीं ना कहीं गोलबंद हैं किसी न किसी पार्टी में। केवल अति पिछड़ा समाज ही था जिसकी पार्टी निष्ठाएं बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी। राहुल गांधी ने उसकी तरफ ध्यान दिया और उन्होंने कहा कि इस वोट को हम अपनी ओर खींच राहुल सकते से हैं। पहले नीतीश ने ध्यान दे दिया था। नहीं, नीतीश ने ध्यान दे दिया था। हाँ। लेकिन राहुल गांधी नीतीश में फर्क है। राहुल गांधी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड से बहुत बड़ी चीज है। जनता दल यूनाइटेड जैसी चीज नहीं है। तो कांग्रेस ने कहा कि ये एक बड़ा सामाजिक आधार है, गेम चेंजर हो सकता है। हाँ, अगर इसको देर तक राजनीतिक झगड़ा ये दे सकता है झटका तगड़ा। जी, अगर ये देर तक चलाएं राहुल गांधी, इसको लगातार इसके ऊपर टिके रहें, बिहार चुनाव में उन्हें सफलता मिलती है, कितनी मिलती है, इससे बेपरवाह होकर वो लगातार इसके साथ जुड़े रहें, और इस प्रकार की क्षमता उनके अंदर है, थोड़ा जिद है उनके अंदर कि वो इस काम को लगातार करते रह सकते हैं। पलटवार भी तो आएगा बीजेपी की तरफ से, वो सब होगा। वो नैरेटिव वो गढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति के, सबसे ज्यादा हमारे मंत्री पिछड़ी जाति के, पर पिछड़ा कब बनेगा अगड़ा, इस सवाल का जवाब क्या कोई देगा? कोई टाइमलाइन सेट होगी या झगड़ा यही चलता रहेगा और दरअसल और समुदाय भी पिछड़ा बनने, अति पिछड़ा बनने की होड़ में लगे रहेंगे? बहुत से समुदाय लगे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।